ठीक है। तो एक्चुअली क्या नेटवर्क कम है, हो सकता है बीच में चली भी जाए इसकी। तो हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो देखो, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है क्या कि कंस्ट्रेंट्स मीन्स होता है रूल्स। दैट मीन्स के जैसे अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो जो सर्टेन रूल्स हैं कि जैसे सपोज इंटीजर अगर हमने डिक्लेयर कर रखा है, तो उसमें क्या है कि तुम अगर दूसरे टाइप की वैल्यू दोगे, सी में तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जावा वगैरह में अगर इंटीजर डिक्लेयर कर रखा है और तुम फ्लोट वैल्यू या दूसरी वैल्यू दोगे तो शायद उसमें जावा में ना एक्सेप्ट करे। तो एक तरह से ये रूल हो गया। दूसरा, अगर एरे में तुमने साइज 5 की डिक्लेयर कर रखी है, 6 वैल्यू दोगे तो नहीं लेगा। तो डेटाबेस में कभी कभी तुमने देखा होगा कि जब हम कोई फॉर्म भरते हैं, तो जैसे हमने कोई कंस्ट्रेंट यानी रूल डेटाबेस में डिफाइन किया हुआ है कि वो वैल्यू नल नहीं हो सकती। जैसे वहां पे दिया हुआ है कि कई बार गवर्नमेंट साइट में होता है कि आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, तो वहां पे तुम ऑप्शनल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर जब तुम फॉर्म भरते हो तो एज तुम्हारी एक सर्टेन लिमिट से सर्टेन लिमिट के बीच दी हुई होती है कि एज मस्ट बी विद इन दिस रेंज। अगर तुम उस रेंज से बाहर डालते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दैट मीन्स कि ये जो रूल एनफोर्स किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ डेटाबेस राइटिंग, डिजाइनिंग द डेटाबेस, तो दीज रूल्स आर द कंस्ट्रेंट्स। और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इसीलिए हम बोलते हैं सो दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा रिमेन्स। इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। इंटीग्रिटी से मीन्स ये है कि जो डेटा की क्या है कि तुम्हारी वास्तविकता है, मतलब इट्स दिस इम्प्लाई कि जिस रूल के अंदर तुम्हारी वो वैल्यू ऑपरेट हो रही है, जैसे अगर इंटीजर है तो इट विल रिमेन द इंटीजर। अगर तुम्हारी कोई वैल्यू है तो इट शुड नॉट बी चेंज बाय द एनी यूजर। एनी यूजर से मतलब कि वो अनऑथोराइज चेंज ना हो। तो इसके लिए क्या है कि जो फर्स्ट स्लाइड है उसको रीड आउट कर लो, इसकी डेफिनेशन। Accidental damage to the database by ensuring that changes made to the database by authorized users do not result in a loss of data consistency। मीनिंग ये है कि अथोराइज यूजर जो चेंज करेगा तो इट शुड नॉट लॉस द डेटा कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट मेंटेन बनी रहनी चाहिए। और इसके लिए जो रूल्स हैं हमारे, दे आर द इंटीग्रिटी रूल्स, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो जैसे अगर प्राइमरी की है तो प्राइमरी की किसी भी टेबल की नल नहीं हो सकती है। अगर हम नल देने की कोशिश करेंगे तो इट वॉन्ट एक्सेप्ट। तो हेयर द रूल इज इम्पोज कि द प्राइमरी की अगर तुमने डिक्लेयर कर रखी है अपने डेटाबेस में, तो प्राइमरी की नाम से अगर डिक्लेयर कर रखा है तो ये नल नहीं है। तो इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स क्या है कि आर्बिट्रेरी प्रेडिकेट अप्लाइड टू द डेटाबेस। तो इसका जो पर्पज होता है, तो कि यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना उस तरह के कामों से जिनका कोई सेंस नहीं है डेटाबेस में। और दूसरा, कंसिस्टेंसी बनी रहे तुम्हारी। तो अब पढ़ लो थोड़ी थोड़ी देर के लिए इन स्लाइड्स को। मैंने जो बेसिकली तुमको वो समझाया मोटा मोटा मीनिंग वही है जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो दे आर एक्चुअली कंपेयर्ड अगेंस्ट सर्टेन रूल्स। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट विद ईआर मॉडल, की डिक्लेरेशन, फॉर्म ऑफ रिलेशन, मैपिंग कार्डिनलिटीज की। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली नया कुछ नहीं है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट नाम से। है क्या मेनली कि जो रूल्स के अंदर हम डेटाबेस को चला रहे हैं, तो डेटाबेस तुम्हारा जिन रूल्स के अंदर चल रहा है, तो इम्पोजिंग दोज रूल्स इज रिफर टू एज द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। मतलब कंस्ट्रेंट मीन्स रूल्स, इंटीग्रिटी के डेटा की वास्तविकता बनी रहे।
वास्तविकता से मतलब कि ये इस चीज की गारंटी रहे कि डेटाबेस केवल अथोराइज यूजर द्वारा चेंज किया गया है। इसी तरह अब जैसे कोई छोटा सा एग्जांपल क्रिकेट मैच का लेते हैं कि डेटाबेस में क्या हो रहा है कि शो हो रहा है कि प्लेयर कोई मैच खेल रहा है, बस उसका कोई डेटा बेस में डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इट इज ए फॉल्ट, इट शुड नॉट बी देयर। तो रूल शुड बी इम्पोज कि अगर कोई प्लेयर प्ले कर रहा है, खेल रहा है मैच में, और उसका अगर डेटाबेस रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, जैसे किसी भी प्लेयर के रिकॉर्ड्स जो हम देखते हैं कि इतनी सेंचुरी है, इतनी बॉल पे इतने रन है, मिनिमम सेंचुरी बनाने का, कम बॉल पे सेंचुरी बनाने का, इतने सिक्स लगाने का, इतने विकेट लेने का। तो वाई दिस इज बिकॉज कि कंटिन्यूसली द इंटरनेशनल प्लेयर्स or national players even too are having their databases by the Cricket Control Board, BCCI, Board of Cricket Control of India. तो दे आर मेंटेनिंग द डेटाबेस। अब अगर ऐसा हो रहा है कि कोई नया लड़का आया और वो खेल तो रहा है लेकिन उसका डेटाबेस ही नहीं क्रिएट हुआ, तो उसका रिकॉर्ड तो मिस हो जाएगा, फिर कैसे होगा? तो इसी तरह दूसरा जो है इसमें कि प्लेयर आईडी को कंपेयर करें मैच आईडी से, तो मतलब ही नहीं है। मैच आईडी को मैच आईडी से ही कंपेयर करोगे। इसी तरह अगर एक ओवर में अगर डेटाबेस नहीं मेंटेन हो रहा हो, एक ओवर में ज़्यादा बॉल डाल दी जाए, तो इट शुड नॉट अलाउ। अगर हम डेटाबेस की बात करें, एक्चुअल क्रिकेट मैच होता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन रिकॉर्ड वाइज कि रूल्स शुड बी इम्पोज कि जिस पर्पज के लिए हम डेटाबेस बना रहे हैं, तो हमारा डेटाबेस या रूल पर्पज मेंटेन होता है। Again, you can read the integrity constraint definition. It can be applied to the database schema. Schema मतलब कौन बताएगा? राम भरोसे तुम बताओगे schema? Sir, structure of table. Okay, very good. Structure of the table. The table name and table name along with the what are the different column names along with their attributes. Or this schema regarding every table is stored in the data dictionary. अब टाइम मिलेगा तो मैं वही चीज जो मैंने बताई थी, डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम लोगों को कि डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी क्या है, और पिछला भी अपना रिवाइज करते जाओ करो। तो अब हम आते हैं कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में क्या है एक्चुअली कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और जैसे कि नाम से क्लियर है, इनको समझना बहुत आसान है। अगर हम कह रहे हैं डोमेन कंस्ट्रेंट, की, एंटिटी, रेफरेंशियल, असर्शन, ट्रिगर्स, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ये नीचे तीन जो लिखे हैं थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, और फर्स्ट फोर आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या बताता है कि किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू जो उसका डोमेन डिसाइडेड है उससे बाहर एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। दिस इज द मेन थिंग। और डोमेन तुम लोग जानते ही हो, मैथ के स्टूडेंट हो, तो व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज द सर्टेन अलाउएबल वैल्यू। अगर तुमने जो जैसे सपोज करो कि कोई फॉर्म निकला गवर्नमेंट में, उसमें 18 से और 30 इयर्स तक मांगा ये एज, तो तुम्हारा डोमेन क्या हो गया? ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 18 टू 18 टू 30 इयर्स। और रेंज क्या हो गई? जो एक्चुअल वैल्यू फिल की जाएंगी, जो एक्चुअल वैल्यूज फिल की जाएंगी। ठीक है, तो द मीनिंग ऑफ डोमेन जो है मैथ में वो वही यहाँ भी है, बिकॉज दिस डीबीएमएस इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द सेट थ्योरी। तो डोमेन कंस्ट्रेंट तो पढ़ लो एक बार, जो मैंने बताया मीनिंग वही है। एक्चुअली तुम जो थ्योरी पढ़ते हो और सब मैं मतलब टीचर समझाता है, दोनों में
एक तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि थ्योरी पढ़ के बहुत देर में समझ में आएगा और वैसे इजीली समझ में आ जाता है। ये यहाँ एक टर्म आ रहा है एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक का मीनिंग मैंने पहले बताया था कि दैट इज सिंगल वैल्यू। किसी भी सेल में जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है वहां जो वैल्यू होगी वो एटॉमिक होगी। ठीक है, तो ज्यादा थ्योरी को स्किप करते हुए जो मुझे समझाना है उस पर ध्यान दो। जितनी एट्रीब्यूट्स हैं तो हर एक एट्रीब्यूट का अपना एक डोमेन है। और डोमेन क्या है कि एक्सेप्टेबल वैल्यू। अगर कोई मोबाइल नंबर हमने डिक्लेयर किया हुआ है वहाँ, तो पहला तो ये है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होगा। और दूसरा क्या है कि मोबाइल की जो, अगर इंडियन मोबाइल है, जैसे जो कोड है तुम्हारा +91 दिया है, तो जो सिक्योर एजेंसी हैं दे विल इंश्योर कि कौन कौन सी रेंज किसी कंट्री में अवेलेबल है मोबाइल की। और मोबाइल कैसे चेक हो जाता है? दे विल सेंड द ओटीपी सिंपली। इफ यू आर नॉट रिसीविंग ओटीपी देन फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये सब डोमेन कंस्ट्रेंट्स हैं कि तुमने कुछ फॉर्म भरा, कुछ करा, तो तुमने मोबाइल नंबर दिया, तुम्हारा ओटीपी आया, इसका मतलब यू आर अंडर वेरिफिकेशन कि ये मोबाइल नंबर सही है या नहीं। डोमेन्स में जो देगा वैल्यू तभी वो आगे बढ़ेगा। दूसरा है की कंस्ट्रेंट। तो की कंस्ट्रेंट अपने आप में कुछ नया नहीं है। की कंस्ट्रेंट मीन्स कि जो तुमने डेफिनेशन पढ़ी है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, उन की जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन भी क्या है अकॉर्डिंग टू रूल्स है। तो सिंपली यू कैन, अगर की कंस्ट्रेंट तुम्हारा आता है तो यू कैन रिलेट दिस की कंस्ट्रेंट विद दिस, विद द वैल्यूज, sorry, with the definitions of the key. So, for instance, you can just read out this slide. भाई स्टूडेंट इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं जब टाइम दिया गया है तुम्हें 5:30 का? तो वाई अननेसेसरली यू आर स्किपिंग योर वैल्यूएबल डिस्कशन? तो इसमें जो लिखा हुआ है कि नो टू टपल्स ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द रिलेशनल स्कीमा आर हैव द सेम वैल्यू फॉर द एट्रीब्यूट के। मीनिंग ये है, क्या मीनिंग है इसका, कोई बताएगा? कि दो रो किसी भी टेबल की सेम नहीं हो सकती। की कंस्टेंट पहली चीज पे बोलता है। और अगर तुम सबसेट भी लोगे, जैसे तुमने कोई क्वेरी करी, सर्च कराया कि रिस्ट्रिक्शन लगाया कि हमें ये एट्रीब्यूट्स का डेटाबेस चाहिए, तो तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगा वो। तो ये सुपर की जानते ही हो तुम, सुपर की क्या है। और कैंडिडेट की, अगर ज़्यादा की है तो कैंडिडेट की, जिनमें से सुपर की में से मैंने बताया था मिनिमल सुपर की इज द कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की भी कई होंगी, तो वन ऑफ द कैंडिडेट विल वर्क एज ए प्राइमरी की। जैसे अगर 5 एट्रीब्यूट्स हैं तो सुपर की तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है 5 की का, लेकिन जो मिनिमल कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैंडिडेट की होगी। अब मिनिमल कॉम्बिनेशन जनरली हमारा एक एक एट्रीब्यूट का बनता है, तो अगर 4 कॉम्बिनेशन 4 बन रहे हैं एक एक के, तो 4 कैंडिडेट की होगी, लेकिन उनमें से कोई एक हमारी प्राइमरी की तरह वर्क करेगी। तो ठीक, हाँ, पूछना चाह रहे हो कोई कुछ? हाँ श्याम। श्याम, आर यू वांट टू डिस्कस समथिंग? तो आगे बढ़ते हैं हम। एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी
एंटिटी इंटीग्रिटी में क्या है कि हमारा जो प्राइमरी की है किसी भी टेबल में, एंटिटी से मतलब हमारा क्या है, जो टेबल बन रही है वो किसके करेस्पॉन्डिंग बन रही है, वो एक एंटिटी है। अगर ईआर डायग्राम के थ्रू हम देखें तो टेबल करेस्पॉन्ड्स टू एन एंटिटी, और एंटिटी की इंटीग्रिटी क्या है कि एंटिटी यानी रिलेशन जो है, यानी टेबल रिलेशनल फॉर्म में एंटिटी की जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉलम के फॉर्म में है। तो एंटिटी का जो मेन एट्रीब्यूट है वो क्या है, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की शुड नॉट हैव द नल वैल्यू। और दूसरा कि उस एंटिटी के लिए, उस टेबल के लिए केवल एक ही प्राइमरी की होगी, केवल एक और एक ही प्राइमरी की होगी, बाकी अलग अलग की तुम जानते ही हो। की जो सर्टेन प्रॉपर्टीज है, मतलब जो की प्रॉपर्टीज है वो की कंस्ट्रेंट्स में है, लेकिन यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो उसकी है, कॉलम्स की एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि एक कोई एट्रीब्यूट होगा यूनिक, उसको प्राइमरी की बोलेंगे, वो नल नहीं होगा, और मैक्सिमम एक ही ऐसी एट्रीब्यूट होगी पूरे सारी एट्रीब्यूट में। फिर है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो फॉरेन की के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी टेबल से अगर तुमने दूसरी टेबल बनाई, यानी एक रिलेशन दूसरे को अगर रेफर कर रहा है, तो एक टेबल की कोई एट्रीब्यूट दूसरी टेबल के लिए एज ए प्राइमरी की वर्क करती है। तो जो एट्रीब्यूट दूसरी टेबल के लिए प्राइमरी की तरह वर्क करती है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की, मतलब वो बाहर से आई है। इसको पढ़ लो इस स्लाइड को। तो की एंटिटी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो जो हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है जो मैंने और बताया, दिस इज वैलिड इन टू टेबल्स, टू रिलेशंस, जो कि एक रिलेशन दूसरे से रिलेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी डेटाबेस की दो टेबल्स उठा लें रैंडम, एक टेबल की कुछ एट्रीब्यूट। जनरली होता क्या है कि जैसे तुमने एक डेटाबेस बनाया, तो कुछ जब दूसरा बनाओगे और एक ही प्रोजेक्ट है तो जनरली एट्रीब्यूट्स तो कॉमन होंगी। अगर तुम स्टूडेंट का डेटाबेस लोगे तो स्टूडेंट की कुछ फीचर, और जो सपोज एक तुम्हारे वो क्या कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट कॉमन हो सकते हैं। सपोज तुमने डेटाबेस बनाया गेम्स एक्टिविटीज का, तो गेम्स का बनाया तो जैसे तुमने वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन, तो सबका अलग अलग बनाया, तो स्टूडेंट ऑब्वियसली कुछ कॉपी कॉमन होंगे इधर से उधर। या सपोज करो कि तुमने स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया, कोई और डेटाबेस बन रहा है कि टीचर्स का, कि टीचर्स कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कॉलम कॉमन होंगे। तो जब इस तरह कॉमन होंगे तो दोनों को हम रिलेट कर देते हैं, और एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की तरह काम करती है। मतलब एक टेबल की अगर कोई एट्रीब्यूट है जो दूसरी टेबल में डिराइव्ड है और वर्क कर रही है प्राइमरी की तरह, तो उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। फिर है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन एसक्यूएल। तो एक एग्जांपल से तुम लोगों को समझा रहे हैं कि एसक्यूएल में ये कैसे वर्क करता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो प्राइमरी की और कैंडिडेट की और फॉरेन की, जब हम एसक्यूएल का क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें उसी टाइम, अब ये क्या है कि लैब तो तुम्हारी हो नहीं रही है एसक्यूएल की, तो आई थिंक ये क्रिएट टेबल और मेंटेनिंग डेटाबेस और डेटा डिक्शनरी, ये सब तुम्हें आइडिया नहीं हो पा रहा होगा। हो रहा है कुछ टेबल वगैरह, कुछ कमांड वमांड से कुछ आइडिया कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी, कैंडिडेट एंड फॉरेन की कैन बी स्पेसिफाइड एज पार्ट ऑफ द एसक्यूएल क्रिएट टेबल। जो हम अभी दिखाता हूँ मैं एग्जांपल, क्रिएट टेबल कमांड लिखते ही क्रिएट टेबल लिखेंगे तो टेबल नेम लिखेंगे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एट्रीब्यूट और उनकी साइज।
और लास्ट में हम जिस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाएंगे तो एज ए प्राइमरी की वहां लिख देंगे। तो प्राइमरी की क्लॉज क्या, एट्रीब्यूट्स दैट कंप्राइज द प्राइमरी की। यूनिक की क्लॉज भी उसी तरह है कि अगर तुम्हें यूनिक की बनाना है तो उसको बना लो। फॉरेन की तो इसको उससे देखते हैं सर्टेन लाइन से, जैसे ये है। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात कर रहे थे ना। तो अब देखो ये लिखा है फॉरेन की अकाउंट नंबर रेफरेंसेस अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ? अकाउंट नाम की कोई टेबल है और उसका जो ये अकाउंट नंबर है, उस टेबल में अकाउंट नंबर एक एट्रीब्यूट है, यानी कॉलम नेम है। तो उस टेबल का कॉलम नेम फॉरेन की तरह वर्क कर रहा है, यानी रेफरेंसेस टू अकाउंट टेबल। इसी को हम दूसरी तरह लिख सकते हैं कि अकाउंट नंबर जो कि 10 कैरेक्टर्स का है, वो रेफरेंस कर रहा है अकाउंट टेबल को। तो रेफरेंस कॉलम, देखो एक तो है रेफरेंस्ड टेबल, एक है रेफरेंस कॉलम। तो रेफरेंस टेबल मतलब दूसरी टेबल जिसको रेफरेंस किया जा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉरेन की अकाउंट नंबर रेफरेंसेस दिस टेबल नेम और उसका अकाउंट नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया इस लाइन का या किसी भी लाइन? एक्चुअली इसका, चलो आगे देखते हैं। तो हमने क्या है कि जैसे क्रिएट टेबल कमांड लिखी, तो ये क्या है कि कस्टमर नाम की टेबल क्रिएट करेगा। दिस स्टेटमेंट क्रिएट्स द टेबल ऑफ कस्टमर नाम। टेबल का नाम होगा कस्टमर और उसमें पहले कॉलम का नाम होगा कस्ट नेम, जिसकी साइज मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स होगी। दूसरे कॉलम का नाम होगा कस्ट स्ट्रीट, जो 30 कैरेक्टर्स का होगा। तीसरे कॉलम का नाम है सिटी, वो भी कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पे लिखा प्राइमरी की, ब्रैकेट में क्या लिखा कि अब हमारे पास 3 कॉलम है इस टेबल में। तो जो कस्टमर नेम है उसको हमने प्राइमरी की बना रखा है, डिक्लेयर कर रखा है। इसी तरह सेम ये भी है कि ब्रांच नाम की कोई टेबल बनाई तो वहाँ ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, एसेट्स। अब एसेट्स है तो उसमें इंटीजर है, प्राइमरी की, ब्रांच नेम। प्राइमरी की किसको ले रहे हैं? ब्रांच नेम को। इसी तरह ये टेबल है कि कोई टेबल हमने बनाई अकाउंट नाम की, तो उसकी अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम एंड बैलेंस, 3 तो एट्रीब्यूट हैं। और प्राइमरी की क्या है? अकाउंट नंबर। फॉरेन की क्या है? ब्रांच नेम। ये जो ब्रांच नेम है ये फॉरेन की है। तो देखो ब्रांच नेम ये जो तुमने यहाँ बनाई है ये क्या है कि फॉरेन की है ब्रांच नेम। तो ये रेफरेंस कर रही है ब्रांच, ब्रांच नाम के टेबल को। ये जो अकाउंट टेबल में तुम्हारी एक की है, कौन सी वाली? ब्रांच नेम, ब्रांच नेम वाली, ये वाली। ये जो एट्रीब्यूट है ब्रांच नेम, ये ब्रांच टेबल को रेफर कर रही है, रेफरेंस कर रही है ब्रांच में। इसी तरह यहाँ है क्रिएट टेबल। तो मैं चाय पीते पीते पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोग तो अपना चाय वाय पी के आए हो गए आई थिंक। तो हमने क्या है कि एक टेबल और बनाई, डिपॉजिटर। तो उसमें क्या है कि पहला कॉलम नेम कस्टमर नेम का है, कैरेक्टर टाइप अकाउंट नंबर। फिर प्राइमरी की हमने किसको लिया? कस्टमर नेम, कॉमा अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, प्राइमरी की गलत लिख दिया है। फोटो नॉट फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की गलत लिख दिया है, इसको कर लेना कैंडिडेट की या सुपर की।
तो क्योंकि इसमें दो एट्रीब्यूट को हमने मान रखा है, और इवन इफ के शायद एसक्यूएल में ये वर्क भी कर जाता है, लेकिन ये प्राइमरी की ना कहला के इसको क्या बोलेंगे, या तो सुपर की या कैंडिडेट की। तो फॉरेन की है इसमें दूसरा वाला जो ये है कॉलम, अकाउंट नंबर, क्योंकि रेफरेंस कर रहा है अकाउंट टेबल को, और फॉरेन की है कस्टमर नेम। ये दोनों ही जो इसकी एट्रीब्यूट है इस टेबल की, पहली जो है क्या कहते हैं, ये अकाउंट नंबर है जो, तो वो रेफर कर रही है अकाउंट टेबल को, और दूसरी जो है कस्टमर नेम, ये रेफर कर रहा है कस्ट नाम का कोई डेटाबेस होगा, या शायद यहाँ कस्टमर था कुछ था। तो इस तरह ये फॉरेन की हमारी डिक्लेयर होती है। अब हमारे पास 7.5 मिनट और बचे हैं, तो उसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं जो बाकी बचा हुआ है, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। तो कल जो डेटाबेस में हम डिस्कस करेंगे वो कुछ कोई नया टॉपिक लेंगे, जैसे शायद रिलेशनल अलजेब्रा, या तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या टॉपिक है। लेकिन अपना सिलेबस अब थोरोली रखो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में। तो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स क्या है कि जैसे मैंने अभी सिंपल एग्जाम्पल दिया था कि किसी एग्जाम में जैसे सपोज एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है किसी फॉर्म में, तो ये क्या है, ऑपरेशंस के लिए कंस्ट्रेंट्स हैं। सपोज करो कि जैसे किसी एग्जाम के लिए तुम्हारे मार्क्स फिल कराए जाते हैं, अगर तुम्हारा 60% से कम है तो यू कैन नॉट अपीयर, आगे बढ़ेगा ही नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस तरह के जो कंस्ट्रेंट्स हैं एज पर, मार्क्स पर, या फोन नंबर पर, तो एज तो क्या है कि यू कैन कैलकुलेट बाय डेट ऑफ बर्थ, लेकिन फोन नंबर तुम्हारे इसलिए वेरीफाई कराए जाते हैं ओटीपी के कि वो यूजर तुम ही हो और फोन नंबर भी सही है। तो ऑपरेशनल कंसिडरेशन यही है कि जो डिफरेंट वैल्यूज हैं डिफरेंट ऑपरेशन से रिगार्ड, कंपैरिजन, लॉजिकल, का तो ठीक है, नहीं थोड़ा सा हम लाइटली अभी डिस्कस कर सकते हैं, 4 मिनट है। तो असर्शंस क्या है कि एक प्रेडिकेट है जो एक कंडीशन डिफाइन करता है जो हमेशा डेटाबेस में सेटिस्फाई होगी। तो असर्शंस क्या है कि उसके लिए हमारे पास कमांड होती है। एजर्सन सिंपली क्या बताया मैंने कि एक कंडीशन है जो डेटाबेस में, अब कंडीशन कितनी ही लंबी हो सकती है। कंडीशंस जैसे तुमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझी है कि उस तरह की कंडीशन होती है ना, कि अगर जैसे वो सपोज करो लेट से LIC वाले जो कंडीशन लगाते हैं कि अगर यूजर की एज इस एज से इतने के बीच है तो उसका जो वो आएगा EMI या प्रीमियम वो इतना आएगा, एज बढ़ती जाएगी प्रीमियम ज्यादा होता जाएगा, जैसे या रिस्क फैक्टर है। तो उसमें क्या है, लंबी चौड़ी कंडीशन होती है, अगर तुमने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल वैल्यू होती है कि इसकी एज है तो 21। उसमें मतलब एक कंडीशन, दैट मीन्स कि डिफरेंट रिलेशंस आर कंबाइंड टुगेदर, कि अगर एज इतनी है और कोई बीमारी नहीं है तो इतना प्रीमियम देना पड़ेगा, ये है, तो पूरा मिला के जो एजर्सन्स बनाते हैं। तो मिला के क्या है कि वो एक तरह से वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्रामिंग में हम बोलते हैं कि मिला के उसको एक एजर्सन्स बोलते हैं। जैसे एक टाइप के यूजर्स के लिए है, अब वो यूजर्स क्या है कि फैमिली में जैसे बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि फैमिली में कितने बच्चे हैं, इनकम कितनी है, तो ये सारा जो बनाते हैं वो एक एजर्सन्स बना लिया। अब वो कंडीशन अगर उसकी फिलफिल होती है तो वो निकाल के तुरंत दे देते हैं। जैसे तुम जब डेटाबेस में भरते हो ना कि हाँ, वो भरवाते हैं तुम्हारा एज ग्रुप क्या है, कई बार ऐसे डमी टाइप के वो आते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप के, क्या एज ग्रुप है, कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो, कैसे क्या। तो जो तुम्हारा डेटाबेस में भरवाया तो उन्होंने बहुत सारे सेट ऑफ एजर्सन्स बना रखे हैं कि अगर तुम इस कैटेगरी में फॉल हो रहे हो तो वो तुरंत लिख के दे देंगे हाँ तुम, ये आ रहा है तुम्हारा। ऐसा आई थिंक फील भी किया होगा इस तरह के डेटाबेस। नॉट ए सिंगल कमांड और कंडीशन बट ए सेट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रेडिकेट से मतलब वही होता है हमारा। तो हमने उसको इजर्सन्स बना लेंगे और उसमें डिफरेंट कंडीशंस लगा के उसको एक नाम दे दिया, और फिर चेक प्रेडिकेट करा देते हैं कि अगर यूजर उस कंडीशन में फॉल कर रहा है तो जब इजर्सन्स मेड होंगे तो सिस्टम इसको टेस्ट करेगा वैलिडिटी के लिए।
और अगर कोई वायलेट कर रहा है, जैसे कोई यूजर एक एजर्सन को, तो वो दूसरे में अगर फिट बैठता है, तो बहुत सारे जितने चाहो तो वो सेट ऑफ प्रेडिकेट बना सकते हो। तो ये जो है टेस्टिंग में इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड से मतलब कि बहुत सारी कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और बेस्ट एग्जांपल यही LIC पॉलिसी वाला है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, डिफरेंट EMI हैं, डिफरेंट प्रीमियम हैं, बताते हैं कि तुम मर जाओगे तो ये मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब वो शो करते हैं कि तुम्हें मरने में ज़्यादा फायदा है जीने की जगह। तो एक एग्जाम्पल इस तरह का होता है। अब ये जो लिखा है इससे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसका कोई, जैसे ये है इस तरह का बनाएंगे, क्रिएट एजर्सन्स बनाया हमने सम कंस्ट्रेंट। तो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिखेगा। सिलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम लोन टेबल, वेयर लोन किसी ब्रांच का लोन नेम होगा, तो अगर उसमें तुम्हारा लोन की अमाउंट इतनी बची है तो EMI कितनी